राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम अगले वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। कल वाली क्लास से हमने कल छोड़ा था कि जीवाणु और बैक्टीरिया में जो कोशिका झिल्ली होता है उसका रूपांतरण देखना था। तो उसका रूपांतरण जैसे मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में अंतर आपको कल बताया था। और जो प्रोकैरियोट होता है उसके अंदर जीवाणु और बैक्टीरिया आते हैं, उसके अंदर है ना कोशिका झिल्ली का रूपांतरण मेसोसोम होता है। और यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये होता है। ये जो मेसोसोम होता है ना सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही कार्य करता है। और जिस प्रकार अपना माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में जिस प्रकार कार्य करता है एटीपी का निर्माण करने में, और क्या कहते हैं जो सारा जो भी शक्ति ग्रह जिसे कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे जो बैक्टीरिया और जीवाणु होता है उसके अंदर मेसोसोम कार्य करता है। तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है, एक तो ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन जाता है कि जीवाणु और बैक्टीरिया में प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण क्या है, तो आपको बताना है मेसोसोम, है ना। उस यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण ठीक है मेसोसोम कहलाता है। ये बहुत ध्यान में रखने की बात है, और जो भी जीवाणु और बैक्टीरिया के अंदर ठीक है। उसके बाद में आता है कि दो मुख्य कार्यों को दर्शाता है। आपको पता है दो मुख्य कार्यों को दर्शाता है, दो मुख्य कार्यों को दर्शाता है ये। तो इसमें सबसे पहला कार्य आपको बताना है कि डीएनए प्रतिकरण व कोशिका विभाजन। डीएनए का प्रतिकरण का मतलब था बार बार डीएनए का प्रतिकृतन करना और कोशिका का विभाजन करना, एक से दूसरे डीएनए का निर्माण करना। दूसरा कार्य इसका श्वसन अथवा एटीपी संश्लेषण। जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी संश्लेषण का कार्य करता है उसी प्रकार जीवाणु बैक्टीरिया में मेसोसोम होता है जो श्वसन अथवा एटीपी संश्लेषण का कार्य करता है। इस कारण मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती हैं, यानी एकदम समान फ्यूजन है इनके, एकदम समवर्तीय हैं। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रकार कार्य करता है वैसे ही जीवाणु बैक्टीरिया में मेसोसोम कार्य करता है। ये बात ध्यान रखना है। अगला है कि जैसे कि दूसरा इसमें क्रोमेटोकोर। आपको पता है क्रोमेटोकोर क्या कार्य करेगा? प्रकाश, इसमें ना प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं क्रोमेटोकोर में, जिसके अंदर भी जो जिसका कार्य होता है वर्णक का, जो जैसे कि अपन देखते हैं किसी के पादप में इसके अंदर जो जिनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं हम। जीवाणु और बैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोकोर का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं इसमें, इतना ध्यान रखना आप तो बस। ठीक है, अगला आता है सेल वॉल। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। और ये काइटिन क्या होता है? ये काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। काइटिन क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसे ना फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसे क्या बोलेंगे अपन? फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। अगला है अपना पादपों की कोशिका भित्ति। पादपों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और पादपों की कोशिका भित्ति की संरचना की यदि बात करते हैं तो इसके अंदर एक मध्य पट्टिका पाई जाती है जिसे हम मिडिल लेमेले बोलते हैं। और ये मध्य पट्टिका जो होती है ना एक प्रकार की सीमेंटिक परत होती है जो क्या करती है? पादप कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़े रखती है। और पता है ये किसकी बनी होती है? मध्य पट्टिका कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। ये खास बात है, एग्जाम में कथन और कारण में पूछा जाता है कि पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो उसके अंदर जो मध्य पट्टिका होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? आपको बताना है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो पेक्टेट होता है उससे बनी होती है। और पता है फल पक जाता है ना, फल पकने के दौरान ये मध्य पट्टिका की परत घुल जाती है। जब फल पक जाता है, समय आ जाता है तो मध्य पट्टिका की परत घुल जाती है। उसको घोलने वाला एंजाइम कौन सा है? पॉलीगैलेक्टोरुनेज एंजाइम। ये एंजाइम होता है जो पादप ये मध्य पट्टिका की परत को घोल देता है। जैसे मैंने नोट डाल के भी लिखा है, देखो अच्छी तरीके से मैंने नोट डाल करके लिखा है इसको। और यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इस मध्य पट्टिका की परत को घोलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपको बताना है पॉलीगैलेक्टोरुनेज एंजाइम। ये जो मध्य पट्टिका को घोलने वाला एंजाइम कहलाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 100%। अब इसके अंदर देखो प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति दो होती है।
पादप कोशिका की भित्ति प्राथमिक और द्वितीयक भित्ति होती है। जो प्राथमिक भित्ति होती है ना, ये सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो आपको पता है कैसी होती है? ये पतली परत होती है इनकी, जो कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और एक्सपोंसिन प्रोटीन से बनी होती है। क्वेश्चन बनेगा कि प्राथमिक भित्ति किस प्रकार की होती है। पहले तो होगा कि ये पतली होती है, प्लस ये किससे मिलकर बनी होती है। प्राथमिक भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, एक्सपोंसिन प्रोटीन। और आपको एग्जामिनर कैसे घुमाएगा कि प्राथमिक भित्ति निम्नतया से बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, एक्सपोंसिन प्रोटीन की जगह आपको कुछ और दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 नाम याद रखना है इसमें। आपको पता है पादप भित्ति जो होती है वो हमेशा सेल्यूलोज से तो बनी होती है, लेकिन जो प्राथमिक भित्ति में आपको ध्यान रखना है हेमीसेल्यूलोज और एक्सपोंसिन प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला वाला देखते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति। अब द्वितीय कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है, जो प्राथमिक भित्ति के भीतर की ओर पाई जाती है। अब बताओ ये प्राथमिक भित्ति के भीतर की ओर क्यों पाई जाएगी? क्योंकि ये मतलब वापस नहीं बन रही है ना, ये प्राथमिक भित्ति पहले बन जाती है और द्वितीय भित्ति प्राथमिक भित्ति के बाद बनती है, तो ये अंदर पाई जाएगी, प्राथमिक भित्ति बाहर आ जाती है। तो जो पहली वाली भित्ति उसको बना इसलिए प्राथमिक भित्ति बोलते हैं, जो दूसरी बनी ना उसको हम द्वितीय कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये मोटी परत होती है, क्योंकि नई बनी होती है इसलिए मोटी परत होती है, जो प्राथमिक भित्ति के भीतर की ओर पाई जाती है और कोशिका के परिपक्वन के दौरान निर्मित होती है। जब कोशिका परिपक्व हो जाती है तब द्वितीय कोशिका भित्ति बनती है और इसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एवं लिग्निन के स्थूलन पाए जाते हैं। जबकि बताओ मुझे प्राथमिक भित्ति में क्या देखने को मिला था आपको? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और एक्सपोंसिन प्रोटीन। ध्यान रखना उसमें एक्सपोंसिन प्रोटीन था और द्वितीय कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एवं लिग्निन के स्थूलन पाए जाते हैं। यहाँ पे ये लाइन याद रखनी पड़ेगी आपको। ये दो तो सेम है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तो उसमें भी था और प्राथमिक भित्ति में आएगा एक्सपोंसिन प्रोटीन, जबकि द्वितीय कोशिका भित्ति में आपको देखने को मिलेगा पैक्टिन और लिग्निन के स्थूलन। ध्यान रखना यहाँ से कथन और कारण में जो क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे डायग्राम अच्छे से दे रखा आपको, आप इस डायग्राम को अच्छे से देख सकते हो कि देखिए यहाँ पे जो ये है ये प्राथमिक भित्ति है। देखो ये जो बाहर आउटर लाइन दिख रही है ना आपको, ये प्राथमिक भित्ति है बाहर की ओर, और जो भीतर की ओर है ये द्वितीयक भित्ति है। ठीक है, और ये मिडिल लेमिना है जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है और इसको घोलने वाली परत कहलाएगी पॉलीगैलेक्टोरेनेज एंजाइम। ये एक एंजाइम है, इसको जो घोलने वाला क्या है, ये प्रकार का एक एंजाइम है। ये एंजाइम है जो इसको मिडिल लेमिने को घोलने का कार्य करता है और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है। ध्यान रखना। अगला देखिए कि इसमें कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। हमने बात कर ली पादपों की कोशिका भित्ति के बारे में, हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली मतलब कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में समानता दर्शाते हैं। तो आपको पता है दोनों में ही क्या है, इन दोनों की समान संरचना होती है। ठीक है, समानता होती है दोनों में। अब आपको ये बताना है कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया और लिपिड एंड प्रोटीन का मॉडल किसने दिया। क्वेश्चन बनता है ये सेकंड ग्रेड में। ध्यान रखना कि लिपिड और प्रोटीन का मॉडल जो होता है वो किसने दिया, जिसको अपन सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। लिपिड और प्रोटीन के मॉडल को क्या बोलेंगे अपन? सैंडविच मॉडल बोलते हैं। और ये दिया डेनियल एम डॉर्सन ने। और बताओ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। ये किसने दिया? ये तो रॉबर्टसन ने दिया। और लिपिड और प्रोटीन जिसको अपन सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं, और ये डेनियल एम डॉर्सन ने दिया था। और जो तरल मोज़ेक मॉडल कहलाता है ये सिंगर एम निकोलसन ने दिया था, जिसको अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। हाँ, तरल मोज़ेक मॉडल ये दिया था सिंगर एम निकोलसन ने। अब मैं अपने सेकंड ग्रेड में यही पढ़ा जाता है, सिंगर एम निकोलसन का जो मॉडल होता है तरल मोज़ेक मॉडल, ये इंपॉर्टेंट होता है, यही पूछा जाता है अक्सर। इसमें अपन और लिपिड और प्रोटीन की भी बात करते हैं। सैंडविच मॉडल भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये वाला है तरल मोज़ेक मॉडल। इसको इंपॉर्टेंट लगाना एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो। ये देखिए प्लाज्मा झिल्ली की वसा या लिपिड किस प्रकार बने होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की वसा और लिपिड, ये ध्यान रखिए।
किससे बने होते हैं, बाहर परत कौन सी होती है, भीतर की। ध्यान रखना एक द्विपरत के रूप में उपस्थित होती है, बाइलेयर होती है प्लाज्मा झिल्ली, मतलब वसा और लिपिड्स की बाइलेयर होती हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली की जो वसा होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्फीफेटिक होते हैं, अर्थात उनमें ध्रुवीय समूह एवं अध्रुवीय समूह दोनों पाए जाते हैं। ध्यान रखना जो वसा और लिपिड की परत होती है उसमें ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों ही पाए जाएंगे, ठीक है। ध्रुवीय सतह पर तथा अध्रुवीय जो है ना पूछ भीतर की ओर पाई जाती है। आपको डायग्राम भी आगे देखने को मिलेगा। इस प्रकार का डायग्राम होता है जिसमें पूंछ है ना भीतर की ओर पाई जाएगी, जैसे कि ये ऐसा डायग्राम होता है और यहाँ पे सपोज करो ये बाई लेयर होता है, ये भीतर की ओर है ना ये अध्रुवीय होता है, और जो बाहर होता है ये ध्रुवीय सतह पे पाया जाता है, बाहर की ओर ध्रुवीय होता है, भीतर की ओर अध्रुवीय पाया जाता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा झिल्ली के जो वसा होते हैं ना वो मुख्यतः है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड व कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ध्यान रखना वसा जो मुख्यतः होते हैं फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। अगर सर्वाधिक मात्रा पूछ ले तो आपको बताना फॉस्फोलिपिड की। ध्यान रखना कि वसा की जो प्लाज्मा झिल्ली की वसा होती है ना उसमें मुख्यतः सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की होती है। यहाँ पे एक नोट डाल करके मैंने लिखा है कि कोलेस्ट्रॉल केवल यूकेरियोट्स की प्लाज्मा झिल्ली में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। और इसके स्थान पर क्या देखने को मिलेगा आपको, ऑर्गेनॉइड्स। इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल केवल और केवल यूकेरियोट्स की प्लाज्मा झिल्ली में ही पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में इसके स्थान पर ऑर्गेनॉइड्स उपस्थित होता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल क्यों पाया जाएगा, ये तो यूकेरियोट्स में देखने को मिलता है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात है तो ये है कि यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स में इसके स्थान पर क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गेनॉइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात। आगे आ जाओ कि प्लाज्मा झिल्ली की प्रोटीन, शायद पेज दिख रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं। प्लाज्मा झिल्ली की प्रोटीन पृथक्करण के आधार पर दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें होते हैं बाह्य या परिधीय प्रोटीन्स और आंतरिक प्रोटीन, दो प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना बाह्य प्रोटीन क्या होता है कि इन्हें अपन आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर पाए जाते हैं। तो बाह्य प्रोटीन को अपन क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं, जबकि आंतरिक जो प्रोटीन होता है वो भीतर की ओर अंदर धसे होते हैं और इन्हें आसानी से नहीं निकाला जा सकता। ये अंतर ध्यान रखना आप इनको, क्योंकि अंदर वाले जो होते हैं वो अंदर धसे हुए होते हैं, इसलिए अपन बाहर नहीं निकाल सकते और बाहर वाले आसानी से बाहर निकल जाते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली की जो प्रोटीन होते हैं ये पंप, गेट्स व चैनल के माध्यम से ध्रुवीय पदार्थों को झिल्ली के आर पार ले जाने में सहायक होते हैं। ध्यान रखना प्लाज्मा झिल्ली की प्रोटीन पंप और गेट्स व चैनल के माध्यम से, किसके माध्यम से, पंप, गेट्स व चैनल के माध्यम से ध्रुवीय पदार्थों को झिल्ली के आर पार ले जाने में सहायक होते हैं। नोट डाल के लिखा है, मैं जहाँ जहाँ नोट डाली हूँ उसको आप ना मतलब नोट डाउन कर ले और अच्छी तरीके से उनको याद रखिए, वो इम्पोर्टेंट लाइनें होती है एग्जाम की दृष्टि से। मैंने अपने हाथों से बनाए ये नोट्स एनसीईआरटी में से छांट करके लिखा है। पूरे के पूरे जो नोट्स हैं ये एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है उसमें से इसको छाटा है और उसमें से लिखा है। जो मेरे नोट्स है उसमें से भी लाइनें ऐड की है और एनसीईआरटी में से भी ऐड की है। तो जहाँ जहाँ नोट डाल रखा है उसको आप ज़रूर नोट करें और उनको याद भी रखें। भाई इसमें मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं बनाने में। जो मेरे नोट्स पुराने मतलब फट चुके थे फिर भी मैंने नए नोट्स बनाए हैं आपके, और इसमें एनसीईआरटी की लाइनें भी ऐड की हैं, ठीक है। अगला देखिए प्लाज्मा झिल्ली के कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट सदैव बहिकोशिकीय भाग की ओर पाए जाते हैं और ये क्या कार्य करता है, इनका कार्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोशिका की पहचान अथवा संयोजन में कार्य करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्लाज्मा झिल्ली के कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताइए तो आपको बताना है कि कोशिका की पहचान अथवा संयोजन में कार्य करेगा, क्योंकि बाहर की ओर पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो बाहर भित्ति परत पे जो कोशिका पहचान करेगा उसके बाद वो जोड़ने का कार्य करता है पहचान करने के बाद में। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि प्लाज्मा झिल्ली एक असममित संरचना है। सम्मित मत बता देना, असममित संरचना है। और प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक पारगम्यता दर्शाते हैं। क्या दर्शाएंगे, चयनात्मक पारगम्यता दर्शाते हैं, यानी प्लाज्मा झिल्ली एक चयनात्मक पारगम्यता है। ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है, सेकंड ग्रेड के अंदर इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की, चयनात्मक या अचयनात्मक। तो आपको बताना है चयनात्मक पारगम्यता दर्शाती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली की द्रव्यता या तरलता पे निर्भरता,
देखो इधर कि प्लाज्मा झिल्ली की जो तरलता होता है वशीय अम्ल की असंतृप्तता एवं कार्बन संख्या पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करेगी? प्लाज्मा झिल्ली की जो ये तरलता होती है वशीय अम्ल की असंतृप्तता एवं कार्बन संख्या पे निर्भर करती है। जो देखो यहाँ पे द्रव्यता इसमें होता है कि व्युत्क्रमानुपाती है ये। और अगर हम बात करते हैं द्रव्यता समानुपाती होती है 1 में कार्बन संख्या की, 1 कार्बन संख्या की, ठीक है ना। और ये कार्बन संख्या वशीय अम्ल, और मतलब ये अगर कार्बन संख्या की मात्रा बढ़ी, सब इसकी मात्रा बढ़ी, जितनी कार्बन संख्या की मात्रा बढ़ेगी उतनी उसकी द्रव्यता कम होती जाएगी। ये कार्बन संख्या की व्युत्क्रमानुपाती द्रव्यता, और समानुपाती किसके है? असंतृप्तता के समानुपाती है। ध्यान रखना, कार्बन संख्या की जितनी मात्रा बढ़ती जाएगी उतनी ही द्रव्यता कम होती जाएगी और असंतृप्तता के समानुपाती होती है। अब प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन और वसा की गति क्या होती है? ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गति में से प्लाज्मा झिल्ली की जो वसा होता है ना, वे केवल फ्लिप फ्लॉप गति दर्शाते हैं, प्रोटीन नहीं दर्शाते, केवल वसाएं दर्शाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की प्रोटीन वसा दोनों पार्श्व विषम दर्शाते हैं। ध्यान रखना, प्लाज्मा झिल्ली की जो प्रोटीन और वसा दोनों की बात करूँ मैं, प्रोटीन वसा दोनों किस प्रकार का पार्श्व विषम दर्शाते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली की वसा, केवल वसा, केवल वर्ड ध्यान रखना, केवल वसा जो होते हैं ये फ्लिप फ्लॉप गति दर्शाते हैं, प्रोटीन नहीं दर्शाते। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप गति नहीं दर्शाते हैं, केवल और केवल वसा फ्लिप फ्लॉप गति दर्शाते हैं। ये इनकी गति है। अगला देखो, ये डायग्राम जो मैंने बताया था आपको कि देखिए इस डायग्राम को अच्छे से कि वसा की 2 लेयर बताई थी मैंने आपको कि बाह्य लेयर होती है और ये देखो ये आउटर लेयर होती है, ये इनर लेयर होती है, ठीक है। ये बहिकोशिकीय भाग होती है। यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल रहा है, मैंने कहा ना बाहर की ओर होता है, और ये पहचानने का कार्य करता है, संयोजन में जोड़ने का कार्य करता है। किसी भी मतलब कोई भी आएगा उसको ये फट पहचान लेगा कि ये कोशिका की मतलब जुड़ने लायक है नहीं है, अगर है तो ये फिर संयोजन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। ये एक प्रोटीन परिधि होती है, और ये जो आंतरिक और बाह्य को ये पृथक्करण करके रखा हुआ रहता है। इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, बस तो समझाने के लिए डायग्राम मात्र केवल, बाकी एग्जाम में कोई पूछा नहीं था, बस आपको इतना ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, ये पहचानता है और कोशिका संयोजन का कार्य करता है। वसा की 2 लेयर होती हैं। गति कैसी होती है? फ्लिप फ्लॉप गति दर्शाते, प्रोटीन नहीं दर्शाते। ध्यान रखना, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप गति नहीं दर्शाते, केवल वसा दर्शाते फ्लिप फ्लॉप गति, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो मैंने कल बताया था यूकेरियोट्स में झिल्लीयुक्त ऑर्गन किसमें होता है, याद है या नहीं आपको कुछ कि झिल्लीयुक्त ऑर्गन प्रेजेंट किसमें होते हैं किसमें नहीं होते हैं? मतलब यूकेरियोट्स में तो पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में आपको नहीं देखने को मिलता है क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है, सिर्फ आनुवांशिक पदार्थ जो होता है कोशिका द्रव्य में ही व्यवस्थित रहता है, इसलिए। तो आज हम बात करेंगे कि सेल ऑर्गेनेला जिसके अंदर जो मतलब कोशिकांग है, सेल ऑर्गन के जो कोशिकांग है ये द्विझिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विझिल्ली युक्त अंग कौन कौन से हैं, एकल झिल्ली युक्त कौन कौन से और झिल्ली रहित कौन कौन से हैं, ठीक है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन बना हुआ है और बनता भी है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है, यहाँ से पक्का एक ना एक क्वेश्चन तो बनता है। अब आपको याद रखना है, याद क्या, रट लेना, मेरा कहने का मतलब है रट लेना, मतलब क्योंकि वो लाइनें रटी जाती है जो छोड़ने लायक नहीं होती है और हम इस पर रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से, पहले तो ये ध्यान रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया और ये लवक और न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ये द्विझिल्ली युक्त ऑर्गन होते हैं। इनके ऊपर 2 लेयर बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 लेयर का होता है, इस प्रकार का, ये देखिए इस प्रकार का होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 लेयर का। माइटोकॉन्ड्रिया की लवक की उत्पत्ति भी माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही होती है, इसलिए ये भी द्विलेयर है, और न्यूक्लियस भी द्विलेयर होता है, ठीक है। इन पे 2 लेयर मतलब द्विझिल्ली युक्त है, 2 लेयर पाई जाती है। एकल झिल्ली युक्त कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक ईआर, गोल्जिकाय, गोल्जिकाय से ही उत्पत्ति होती है लाइसोसोम की, इससे बनते रिक्तिका, सूक्ष्मकाय जिसे माइक्रोबॉडीज बोलते हैं, ये क्या होते हैं, एकल झिल्ली युक्त होते हैं, ठीक है ना।
ध्यान रखना, ER गोल्जी काय, लाइसोसोम रिक्तिका और सूक्ष्मकाय जिसे माइक्रोबॉडीज बोलते हैं, ये एकल झिल्ली युक्त है। और झिल्ली रहित ऑर्गन कौन से, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। झिल्ली रहित ऑर्गन पूछा जाता है कि राइबोसोम झिल्ली युक्त है या झिल्ली रहित है। तो आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम एक प्रकार का झिल्ली रहित ऑर्गन होता है। इसके अंदर तारक केंद्र और केंद्रिका, ठीक है ना। ये केंद्रिका, राइबोसोम, राइबोसोम का कार्य क्या, प्रोटीन का निर्माण करना राइबोसोम का कार्य होता है, जिसे अपन प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। इसके अंदर उपस्थित केंद्रिका भी प्रोटीन निर्माण में सहायक है। और तारक केंद्र, ये भी झिल्ली रहित ऑर्गन है जो आपको जंतुओं में देखने को मिलता है, ठीक है। ओ, ये हुआ आज का। हम कल पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, या आज ही पढ़ ले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मेरे ख्याल से हम कल ही पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में बताना डिटेल से भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और इसके समान ही उत्पत्ति, लवक की उत्पत्ति हुई है। और फिर केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एकल झिल्ली वाले ऑर्गन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर झिल्ली रहित ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ये सारे पढ़ेंगे। अभी तो बहुत बड़ा है ये सेल टॉपिक। तो आज की वीडियो इतनी ही लेंगे, आज की क्लास इतनी ही लेंगे, कल की और बनाएंगे। और लगातार देखते रहिए, साथ में चलिए, और जितना मैंने पढ़ाया उसको याद ज़रूर करिएगा। हमेशा दोहराते रहें, क्योंकि सिलेक्शन दोहराने से होता है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि एक बार पढ़ने से नहीं, बार बार ये जो चीज़ें हैं, द्विझिल्ली युक्त, एकल झिल्ली, झिल्ली रहित, ये सारे के सारे याद करने होते हैं, अंग याद करने के हैं। तो इनको याद रखिए, भूलना नहीं है, बार बार पढ़िए, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। जो भी अपने साथीगण पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, और बताइए कि हाँ भाई, और ये भी बताइए क्या कमी है क्या नहीं है। वैसे मैंने NCERT बेस बनाया है पूरे नोट्स, और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, NCERT के समान ही है। आपको ज़्यादा NCERT आप डिटेल से पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो पहली बार से स्टार्टिंग कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, और जो कोर्स परचेज नहीं कर पाते हैं, वो आसानी से उनके लिए बहुत अच्छा सुलभ, ये देखिए एकदम बेनिफिट का कार्य करेगा ये। आप नोट्स भी बना सकते हैं, तो यहाँ से नोट्स बनवा देख के बना लीजिए, और क्लास ज़रूर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगली क्लास हम कल लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।